हो गया? ओके। गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने कल किंगडम फंजाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ड्यूट्रोमाइस्टीज में जो नॉमेनक्लेचर था, फंजाई का नॉमेनक्लेचर, उससे रिलेटेड एक छोटी सी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं कि फंजाई के 4 क्लासेस हैं और चारों क्लासेस को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्लास है फाइकोमाइसेटीज। डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि फाइकोमाइसेटीज कैसे काम करता है और इनका क्या क्या 8 पॉइंट डिस्क्रिप्शन हो सकता है। दूसरा क्लास था एस्कोमाइसेटीज और इनके क्लासिफिकेशन के क्या क्या सीन हो सकते हैं, वो पढ़ लिया था। तीसरा क्लास है बेसिडियोमाइसेटीज और चौथा क्लास है ड्यूट्रोमाइसेटीज। So here is a Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes और इनकी टूल मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखी है। इनमें से जो चौथा क्लास है दैट इज नोन एज ड्यूट्रोमाइसेटीज। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, और समटाइम इट इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टा। फंजाई इम्परफेक्टा है, बात एक ही है। इम्परफेक्ट फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टाई, बात कहने का तरीका एक ही है। और इसे फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इनमें। और इससे रिलेटेड मैंने एक आपको बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि फाइकोमाइसेटीज आर द सिंपलेस्ट फंजाई, दीज आर द सिंपलेस्ट फंजाई, एंड द ड्यूट्रोमाइसेटीज दे आर द मोस्ट एडवांस फंजाई। तो जैसे जैसे मैं सिंपल से एडवांस फंजाई की तरफ मूव करूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपलीफाई होता जाएगा और सिंपलीफाई होते होते इतना सिंपलीफाई हो जाएगा कि ड्यूट्रोमाइसेटीज तक आते आते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो। अब मैं आज ड्यूट्रोमाइसेटीज में नॉमेनक्लेचर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। तो ध्यान से देखें कि ड्यूट्रोमाइसेटीज के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एनसीईआरटी आपको क्या बताती है और आपको क्या समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कभी कोई भी फंजाई डिस्कवर हुआ, फंजाई की डिस्कवरी हुई, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि फंजाई की जो डिस्कवरी हुई है उस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखना चाहते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं। अगर हमें पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो हम उसे प्लेस कर देते हैं फंजाई ड्यूट्रोमाइसेटीज नाम के क्लास में, ड्यूट्रोमाइसेटीज क्लेचर कर देते हैं। और इस नॉमेनक्लेचर को हम लोग इम्परफेक्ट नॉमेनक्लेचर बोलते हैं या फिर इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फॉर्म बोल देते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, इम्परफेक्ट फॉर्म। व्हाई इट इज नोन एज इम्परफेक्ट फॉर्म? क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर किया और वो ड्यूट्रोमाइसेटीज का मेंबर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो उस फंजाई का फॉर्म जो है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट फॉर्म होगी। अब होता यूं है कभी कभी बाय द टाइम कि जिस समय पर हमने इस फंजाई को डिस्कवर किया था, लेट्स सपोज दिस फंजाई इज नोन एज ए फंजाई, और इस फंजाई को जिस समय डिस्कवर किया था उस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज देयर, और हमने उस फंजाई का नॉमेनक्लेचर करके उसे इम्परफेक्ट नाम दे रखा है। लेकिन बाय द टाइम, कुछ दिनों बाद आपके सामने ये हुआ कि बाय द टाइम हमें पता चला कि हमने जो डिस्कवरी की थी वो सही नहीं थी। यानी डिस्कवरी जो की थी वो सही नहीं थी। उसका मतलब क्या हुआ? क्या सही नहीं था? हमें पता चला कि जो ए नाम का बैक्टीरिया है, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन सेक्सुअल फॉर्म और सेक्सुअल स्टेज, यानी इसकी अपनी एक सेक्सुअल स्टेज भी है। इसका एक हिस्ट्री है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि भाई हमें पता चला कि फंजाई जिसको हमने नॉमेनक्लेचर करके ड्यूट्रोमाइसेटीज में डाल रखा है
बाद में पता चला जो ए फंजाई बाय द टाइम जब मैंने डिस्कवरी की थी उस समय पर हमें उसकी परफेक्ट फॉर्म नहीं मालूम थी, सेक्सुअल स्टेज नहीं था, ए सेक्सुअल स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, तो हमने नामकरण कर दिया था, ड्यूट्रोमाइसीस में रख दिया था। बाद में पता चला कि नहीं भैया सेक्सुअल स्टेज है इसकी, बाद में पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन इसकी एक फॉर्म है जिसमें सेक्सुअल स्टेज है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तब हमको लगता है अब हम क्या करें, क्योंकि अगर सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो चुकी है तो अब इसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो वही रह सकते हैं जिनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज ना हो। तब हम क्या करते हैं कि इस ड्यूट्रोमाइसिटीज के बंदे का क्लास चेंज कर देते हैं। अब क्लास चेंज करके हम इसे या तो एस्कोमाइसिटीज में भेजते हैं और या तो हम बेसिडियोमाइसिटीज में भेजते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली एस्को एंड बेसिडियो, वाई नॉट इन फाइको? जस्ट बिकॉज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्यूट्रोमाइसिटीज में वो ऑलरेडी था तो ड्यूट्रोमाइसिटीज तो कट हो गया। अब हमें 3 क्लास बचते हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो। प्रोडक्शन इतनी ऑब्वियस होती कि फाइकोमाइसिटीज जैसा होता तो होती, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट किसमें होता है? फाइकोमाइसिटीज। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ऑब्वियस होता तो फाइकोमाइसिटीज में होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स अगर है तो वो 2 ही जगह होता है, या तो एस्को या तो बेसिडियो। तो हम लोग इसको क्लास चेंज कर देते हैं, चेंज करके हम लोग इसकी दूसरी क्लास में रखते हैं जब हम लोगों को उसकी स्टेज पता चल जाती है, और उसका नेम भी चेंज कर देते हैं। याद रखना, नेम भी हम उसका चेंज कर देते हैं। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं एक बार और दोहराता हूं। चलो, ड्यूट्रोमाइसिटीज में जिस समय पर हमने फंगस को डिस्कवर किया, जिस समय डिस्कवर किया उस समय पर उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढने की कोशिश की, हमें उस समय उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिला। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिला तो हमने कहा भैया तुम ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर हो गए। अब ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर में हमने उसका नाम इम्परफेक्ट फॉर्म के नाम से रख दिया। बाय द टाइम जब हमें पता चला कि नहीं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज भी होती है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज जो डिस्कवर की है, तब हमको पता चला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज भी है, तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करने के साथ साथ हमने इसका क्लास भी चेंज कर दिया। देयर इज वन एग्जांपल इन हिस्ट्री दैट आई नो, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारे, एक एग्जांपल है, जरा आप ध्यान समझिएगा। देयर वाज अ फंगस नोन एज फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप इसका नाम याद रख लेगा, दैट इज नोन एज फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। देयर वाज अ फंगस, इट बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज से बिलोंग करता था। ओके, और उस समय पर इसमें नो सेक्सुअल स्टेज, हमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मालूम थी, और हमने इस फंगस का नाम नॉमेनक्लेचर कर रखा था। आप बोलोगे क्या नॉमेनक्लेचर रखा था? नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने इसका नाम रख रखा था फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। इसके बाद क्या हुआ, बाय द टाइम हमें इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज पता चला, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज पता चला तो हमें पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमें पाया गया, पता चल गया, तो अब हमको उसकी क्लास चेंज करनी थी, नाम चेंज करना था। यस, फ्यूजेरियम को हमने क्लासिफाई कर दिया और नाम बदल करके इसका नाम रखा जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई, अगर आपको ये याद रखना है जिब्रेला फ्यूजी, तो याद रखना जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इसी यही वो फंगस है नाम का, जिब्रेलिन नाम का बेटा प्लांट हार्मोन निकालते हैं। आपको याद होगा जिब्रेलिन नाम का प्लांट हार्मोन। तो याद रखिए, अब इस समय पर क्या हुआ, फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी को हम लोगों ने नाम दिया इम्परफेक्ट फॉर्म, इम्परफेक्ट फॉर्म, और जिब्रेला फ्यूजिकोराई को हमने नाम दिया परफेक्ट फॉर्म। और इस तरीके से इम्परफेक्ट और परफेक्ट फॉर्म, एक ही फंजाई के 2 फॉर्म हो गए, यानी फंगस इज सेम,
लेकिन इम्परफेक्ट फॉर्म में उसका नाम फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी है और परफेक्ट फॉर्म में जिब्रेला फ्यूजिकोराई है। और इस तरीके से ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर का नॉमेनक्लेचर ऐसे चेंज हो सकता है। होता है, कई बार होता है, एक बार हिस्ट्री में हो गया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो ध्यान से फिर सुन लो। एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी व्हेन वन फंगस, एक फंगस ऐसा होगा जिसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। नॉमेनक्लेचर करने के बाद हम पाएंगे कि अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो हम उसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाल देंगे। बाद में अगर बेटा हमें उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्टेज पता चला तो हम उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्टेज को जानने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके उसे क्लास बदल देंगे। कई बार बच्चों का मन कर रहा होगा कि सर जिब्रेला फ्यूजिकोराई किस क्लास में रखा गया था? यस, इट वाज एस्कोमाइसिटीज। तो इस तरीके से ड्यूट्रोमाइसिटीज से एस्कोमाइसिटीज में चेंज किया गया और उसका नॉमेनक्लेचर भी चेंज कर दिया गया। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया था और आपको मालूम होना चाहिए। इतना अगर आपको मालूम चल जाता है तो हम लोग इसे चेंज करते हैं और इस तरीके से किंगडम फंजाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। किंगडम फंजाई अगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास 4 किंगडम, ऑलमोस्ट 3 किंगडम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए हम लोग मोनेरा पढ़ चुके हैं, मोनेरा। दूसरा हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं, सॉरी, प्रोटिस्टा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रोटिस्टा। और तीसरा हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो है फंजाई। और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे इट इज अ किंगडम प्लांट। और पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे इट इज नोन एज एनिमल किंगडम। तो भाई ये मोनेरा हमने पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई पढ़ लिया। नाउ द प्लांट एंड एनिमल, ये 2 किंगडम पढ़ते हैं। तो इनफैक्ट एनसीईआरटी ने प्लांट किंगडम नाम का एक अलग ही किंगडम बना दिया है। पूरा प्लांट किंगडम इसके बाद आपको पढ़ना है और पूरा एनिमल किंगडम डिटेल में के 2 अलग ही चैप्टर पढ़ा दिए। लेकिन इस बुक यानी इस चैप्टर में भी प्लांट किंगडम के बारे में कुछ बहुत आइडिया है। तो सबसे पहले हम लोग हमसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं जो इस चैप्टर में लिखी है, वो हमको आनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम। चलिए, ओके। हम सबको मालूम था मोनेरा और प्रोटिस्टा दे वर यूनिसेलुलर, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल दे आर मल्टीसेलुलर। सो हम प्लांट किंगडम की डेफिनेशन यहीं से शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम में जो होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, याद रहेगा। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो फंजाई भी था, प्लांट भी है, एनिमल भी है। तो डिफरेंस क्या है? दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, यानी क्लोरोफिलस। और जो क्लोरोफिलस हैं दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉपिक। यानी इस दुनिया में ग्रीन कलर का कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल जाए और अगर वो बेटा मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर का है और फोटोसिंथेसिस कर रहा, ऑटोट्रोपिज्म है, सो कर रहा, वो प्लांट किंगडम को बिलोंग करेगा। कोई भी मिल जाए। बोले सर एल्गी क्या है? हरा होता है सर। और अगर कोई मल्टी सेलुलर एल्गी है, हरा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो क्या वो प्लांट होगा? यस, वो प्लांट होगा। any organism which is multicellular, eukaryotic, chlorophyllous, photosynthetic, autotrophic, खाना अपना खुद बनाता हो, क्लोरोफिल रखता हो, फोटोसिंथेसिस कर लेता हो, मल्टी सेलुलर हो और ग्रीन कलर का हो, बस बोलिए सर क्या वो प्लांट किंगडम को बिलोंग करेगा? यस। कुल मिलाकर के 5 लोग हैं ऐसे जो ये सारी बातें रखते हैं। एक तो एल्गी। अब आपको याद रखना है एल्गी में हमें केवल मल्टी सेलुलर एल्गी ही लेने हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हम छोड़ आए हैं प्रोटिस्टा में। एल्गी के बाद है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी के बाद है ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा के बाद है टेरिडोफाइटा। देखिए तीन तो मैंने बता दिए, पांच में से एल्गी हो गया नंबर 1, ब्रायोफाइटा नंबर 2, टेरिडोफाइटा नंबर, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद है एंजियोस्पर्म। सो मोनेरा ऑलरेडी पढ़ लिया, प्रोटिस्टा ऑलरेडी पढ़ लिया, फंजाई टोटल पढ़ लिया, आज प्लांट पढ़ रहे हैं। और प्लांट पढ़ते वक्त हमें जो जो डेफिनेशन मिलती जा रही है उनके बारे में पढ़ते जा रहे हैं। दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल कंटेनिंग, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक, ग्रीन इन कलर, टोटल 5 लोग। नंबर 1 इज एल्गी, नंबर 2 इज ब्रायोफाइटा, नंबर 3 इज टेरिडोफाइटा, नंबर 4 इज जिम्नोस्पर्म, नंबर 5 इज एंजियोस्पर्म। ये 5 लोगों के पास यही क्वालिटी है। दे आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रोपिक। अच्छा भाई, इसके बाद यहीं पर एनसीईआरटी में एक दो बातें और रखी गई हैं कि प्लांट को ऑटोट्रोपिक होना चाहिए, बट देयर आर सम प्लांट विच आर हेट्रोट्रोपिक ऑल्सो। इस दुनिया में कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जो हेट्रोट्रोपिक भी हैं, जिनमें से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। Insectivorous plant, they are insect eating plant. ये वो प्लांट है जो इंसेक्ट को खाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। अजीब बात है जो आपको अभी नोट करनी चाहिए, ध्यान से समझना। इवन द इंसेक्टिवोरस प्लांट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आपको अजीब लगेगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। यस, इंसेक्टिवोरस प्लांट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये नरिशमेंट ऑटोट्रॉपी के लिए रहते हैं। देन व्हाई दे ईट इंसेक्ट? दे फीड अपॉन इंसेक्ट, दे फीड अपॉन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन। यानी जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है उस जगह पर ये पौधे ग्रो करते हैं। अरे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी वाली जगह पर ये पौधे ग्रो करते हैं, और वहां पर फोटोसिंथेसिस तो कर ले रहे हैं लेकिन अपना नाइट्रोजन नहीं पा रहे। तो नाइट्रोजन पाने के लिए, अब सॉइल में नाइट्रोजन है ही नहीं तो क्या करें, नाइट्रोजन कहां से ले? तो ये इंसेक्ट की प्रोटीन से काम करते हैं, इंसेक्ट की प्रोटीन से काम करते हैं। आपको मालूम है इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, एंड काइटिन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। तो इस तरीके से वो इंसेक्ट ही नाइट्रोजन को खा करके अपना काम करते हैं। कई बार आप बोलेंगे सर ऐसे किसी इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम बताओ। चलो ध्यान से सुनो, इंसेक्टिवोरस प्लांट आपके बुक में 2 दिए गए हैं। एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक ऐसा प्लांट है जो वीनस फ्लाई को पकड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वीनस फ्लाई ट्रैप। एक और प्लांट इन्होंने दिया ब्लैडर वर्ड। आपके एनसीईआरटी में जो जो दिया वो तो मैं लिख ही रहा हूं, इसके अलावा एक और प्लांट का नाम लिख लीजिए, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट। इसके अलावा आप एक और प्लांट लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज ड्रोसेरा, दैट इज ऑल्सो नोन एज सन ड्यू। देयर आर सो मेनी इंसेक्टिवोरस प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? जवाब दीजिए, क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस कर लेते तो इंसेक्ट को खाने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनके पास इंसेक्ट को खाने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। नाइट्रोजन मिल नहीं रही तो वो नाइट्रोजन के लिए बेटा इंसेक्ट को खा जाते हैं। व्हाट माय पॉइंट? इसके अलावा वन पैरासिटिक प्लांट इज ऑल्सो देयर, इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, पैरासिटिक प्लांट। And this parasitic plant is known as, yes, you know this, known as
अमर बेल, हिंदी में इसे बोलते हैं अमर बेल। जितने भी गांव के लोग हैं वो जानते हैं इस अमर बेल को। ऑल्सो नोन एज कस्कुटा। ये एक ऐसी पेटा प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर डाल दी जाती है। ये एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, दैट इज नोन एज अमर बेल और कस्कुटा। सो हर प्लांट ऑटोट्रॉपिक हो ये जरूरी नहीं है, हमने कुछ एग्जांपल ले लिए, जैसे पैरासिटिक प्लांट है अमर बेल, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ब्लैडर वर्ड है, वीनस फ्लाइट रैप है, ड्रोसेरा है, पिचर प्लांट है, ये सब बातें बता दी। तो बच्चों आज प्लांट किंगडम में जो जो दिया है इस पेज में वो निपटाते हैं। प्लांट किंगडम दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट। दे आर क्लोरोफिलस फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर के प्लांट है। इनमें से 5 लोग हैं जिनका नाम हमें आना चाहिए। नंबर 1 इज नोन एज एल्गी, नंबर 2 इज ब्रायोफाइटा, नंबर 3 स्टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कुछ ऐसे प्लांट हेटेरोट्रॉपिक है जो अपना खाना बनाने के बावजूद भी हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं, पता। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसा है जो बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग है और नाइट्रोजन को खाने, नाइट्रोजन पाने के लिए बेटा नाइट्रोजन को पाने के लिए इंसेक्ट को खाता है, जिसे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसके अलावा वन मोर प्लांट इट इज पैरासिटिक प्लांट, जो पूरी तरीके से पैरासाइटिक प्लांट है, इट इज नोन एज कस्कुटा और अमरबेल। और ये पूरी तरीके से फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये दूसरों का नरिशमेंट लेता है। अच्छा, प्लांट से रिलेटेड 2 बातें हैं जो आपको अभी सीख लेनी चाहिए बहुत ध्यान से, कि इस दुनिया में प्लांट की 2 जनरेशन है। देयर आर 2 जनरेशन ऑफ द प्लांट। नंबर 1 दैट इज नोन एज गैमीटोफिटिक जनरेशन, गैमीटोफाइट। और प्लांट की एक दूसरी जनरेशन है दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। जो गैमीटोफिटिक जनरेशन है इट इज हैप्लॉइड दैट इज एन, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन इट इज डिप्लॉइड दैट इज 2n। याद रखना गैमीटोफाइट जो होते हैं दे आर गैमीट फॉर्मिंग प्लांट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गैमीटोफाइट, गैमीट फॉर्मिंग प्लांट। प्लांट्स की वो जनरेशन जो गैमीट बनाती है, and the sporophyte are the spore forming plant. Spore forming plant. So there are 2 type of generation, gamete forming plant and spore forming plant, gametophyte and sporophyte. याद रखना गैमीटोफाइट के जो लोग होते हैं ये 2 गैमीट बनाते हैं। गैमीट, एक मेल गैमीट लाइक दिस और एक फीमेल गैमीट, दैट मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बन गए। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का होता है फर्टिलाइजेशन, ये शब्द याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज जाइगोट, 2n। रूल ध्यान से सुन लो, मेरे साथ चाहे तो चिल्ला लो भाई। प्लांट कितने प्रकार के? 2। 1 इज गैमीटोफाइट, अनदर 1 इज स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट इस दुनिया में हैप्लॉइड कंडीशन में आए हैं, हाफ क्रोमोसोम रखते हैं और इनका नाम है गैमीटोफाइट, गैमीट वाले प्लांट। फाइट का मतलब प्लांट, गैमीट बनाने वाले प्लांट। तो ये गैमीट बनाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाने के बच्चा एम्ब्रियो, ये भी 2n होगा। और एम्ब्रियो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट में। जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा, ये शब्द लिखिएगा, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट इनटू स्पोरोफाइट। ध्यान से और अच्छी तरीके से, ये चार्ट आपको जिंदगी भर काम आएगा, इसलिए पढ़ते रहो। 2 प्रकार के प्लांट, 1 इज गैमीटोफाइट, अनदर 1 इज स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट वो प्लांट है जो इस दुनिया में गैमीट बनाने आए हैं, स्पोरोफाइट वो प्लांट है जो दुनिया में स्पोर बनाने आए हैं। गैमीटोफाइट n है, स्पोरोफाइट 2n है। गैमीटोफाइट
याद रखना, मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे जिनका फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो इस दुनिया में जर्मिनेट होकर बनाएगा स्पोरोफाइट। नाउ सी दिस, स्पोरोफाइट का नाम ही है स्पोर बनाने वाला प्लांट। स्पोरोफाइट में होंगी स्पोरेंजिया, ये शब्द याद रखिएगा, पहले भी पढ़ा चुका हूं, स्पोरेंजिया। अब अगर स्पोरोफाइट 2n है तो स्पोरेंजिया भी 2n होंगी। स्पोरेंजिया में टिश्यू होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, ध्यान से सुने, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू भी होंगे 2n, जैसी स्पोरेंजिया वैसे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में सेल्स होंगी जिनका नाम होगा स्पोर मदर सेल, ध्यान सुनिएगा, दे आर नोन एज स्पोर मदर सेल। और ये जो स्पोर मदर सेल होंगी ये भी होंगी 2n। एंड नाउ इन स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, ध्यान से सुनिए, मियोसिस। स्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, और मियोसिस होने पर बनेंगे स्पोर्स, और मियोसिस हो गई तो बेटा 2n बिकम n, ये हो गए स्पोर्स। और याद रखना, स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारा तो दिमाग खराब हो चुका है। अगर आप दिमाग खराब ना करो तो तुमको देखने में एकदम सिंपल काम लगने वाला है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे दिमाग खराब हो गया सर, नहीं आ रहा। देखो सिंपल सिंपल बात देखो, इस दुनिया में प्लांट कितने प्रकार के, दो, वन इज नोन एज गैमेटोफाइट, अनदर वन इज नोन एज स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इज गैमीट फॉर्मिंग प्लांट, स्पोरोफाइट इज स्पोर फॉर्मिंग प्लांट। गैमेटोफाइट ने गैमीट बनाया, दो गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनकर के एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनकर के बेटा जर्मिनेट हुआ, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में बनी स्पोरेंजिया। तो जहां स्पोरोफाइट वहां स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस मदर सेल, उनमें मियोसिस, उससे बन गया स्पोर। अब आपको देखने को क्या मिल रहा है, दैट गैमेटोफाइट विल चेंज इनटू स्पोरोफाइट by the help of fertilization। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड चीज डिप्लॉइड कैसे हो गई, by the help of fertilization। So gametophyte changes into sporophyte by the help of fertilization, and meanwhile sporophyte gets changed into gametophyte, sporophyte changes into gametophyte। 2n चीज n कैसे हो गई सर, by the help of meiosis। तो याद रखना, एक प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, दूसरा प्रोसेस है मियोसिस, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में ये दो प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलते रहते हैं। नंबर 1 फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 मियोसिस। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमेटोफाइट से बन जाता है स्पोरोफाइट, और अगर स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई तो स्पोरोफाइट से बन जाता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना, इट इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चालू रहता है प्लांट के बीच में। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बेसिस पर, याद रहे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बेसिस पर प्लांट में लाइफ साइकिल्स पाए जाते हैं, एंड दीज आर 3 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स। वन इज हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, नंबर 2 इज डिप्लॉन्टिक, और नंबर 3 इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो जैसी लाइफ साइकिल वैसी स्टेज, यानी कुछ में गैमेटोफाइट बेटा ज्यादा होगी, कुछ में स्पोरोफाइट ज्यादा होगी। अब आप जब अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो ये सब साइकिल वाइकल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये लिखा हुआ मिलेगा कि गैमेटोफाइट ज्यादा रहेगा कि स्पोरोफाइट ज्यादा रहेगा। ये डिपेंड किस बात पे करेगा, इट डिपेंड अपॉन द लाइफ साइकिल। किस पर डिपेंड करेगा, लाइफ साइकिल, वेदर इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर आपको समझ में नहीं आना तो घबराना मत, क्योंकि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिटेल में मुझे अगले चैप्टर में पढ़ानी है। अगला चैप्टर मतलब प्लांट किंगडम नाम का फुल चैप्टर होगा। जिन लोगों को भी ये दिक्कत आ रही है वो यहां से चालू करें। प्लांट 2 प्रकार के, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अगर आपने नाम ही सुना, मैंने बोला बायोलॉजी में केवल नाम सुनो, व्हाई गैमेटोफाइट इज नोन एज गैमेटोफाइट, ये गैमीट बनाने वाला प्लांट है।
तो गैमीट फॉर्मिंग प्लांट, तो गैमीट कितने प्रकार के बनेंगे? दो, एक कौन मेल, एक कौन फीमेल। मेल और फीमेल का क्या होगा? बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल होंगी मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद बनेंगे स्पोर। स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता रहेगा, और ये एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अल्टरनेट करती रहेगी। यानी गैमेटोफाइट के बाद आएगी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद आएगी गैमेटोफाइट। इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये डिपेंड करेगी लाइफ साइकिल की बेसिस पर। 3 लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अभी भी नहीं समझ में आया? घबराओ मत, आगे वाले चैप्टर में फुल डिटेल है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स लग रहा, तो अगले वाले चैप्टर में इसको मैं बहुत डिटेल करने वाला हूँ। सो हियर इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट किंगडम। और इतना कर लेने के बाद बाय बाय प्लांट किंगडम फॉर नाउ। अभी के लिए प्लांट किंगडम को हम लोग बोलते हैं बाय बाय। अब प्लांट किंगडम के बाद हमारे पास एक छोटा सा और किंगडम आता है, दैट इज नोन एज एनिमल किंगडम, द 5th किंगडम, एनिमल किंगडम। 5वां किंगडम है हमारे लिए। इट इज नंबर 1, ध्यान सुनना, इट इज मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, यूकैरियोटिक लोगों का ग्रुप है, और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। हेट्रोट्रॉपिक वो जो लोग अपना खाना नहीं बना पाते, और हेट्रोट्रॉपिक में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन का नाम होता है टोटल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। अब टोटल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि यार ये टोटल एनिमल किस तरीके से, बेटा कोई भी एनिमल होगा वो न्यूट्रिशन कैसे लेगा? मैंने पहले ही बोला था कि 5 स्टेप में न्यूट्रिशन लेगा। नंबर 1 इज इंजेशन। अगर आप अपने आप को देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि आप एनिमल हो। आप क्या क्या करते हो? पहले रोटी का करते हैं आप इंजेशन, इंजेशन। इंजेशन के बाद आप करते हैं डाइजेशन, खाना खाया फिर पचाया। डाइजेशन के बाद आप करते हैं यस एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। और जो बचा हुआ एलिमेंट्री कैनाल में मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल कहते हैं इजेशन। देखो जो दिमागदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे, एनिमल का नेचर है प्रिडेट करना, शिकार करके खाना। अब कुछ लोग ये शिकार शब्द इन 5 में नहीं ढूंढ पाते। बोले सर मैं तो रोटी खा रहा हूं, रोटी में कैसा शिकार हुआ? मैंने तो कोई शिकार नहीं किया। मैंने कहा रोटी किससे बनी? लोगों ने कहा सर फ्लोर, आटा से। मैंने कहा आटा किससे बना? बोले गेहूं से। गेहूं क्या है? एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को मार देना भी प्रेडेशन है। आपने जो गेहूं काटा है वो एक्चुअली प्रेडेशन, यस वो भी प्रेडेशन ही है। तो उस प्रेडेशन की तरह जो भी लोग भी प्रेडेटरी नेचर का फूड खाते हैं, जो प्रेडेशन शिकार करके खाना खाते हैं, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। और इनके 5 स्टेप हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जो लोग भी इस तरह का नरिशमेंट करेंगे, याद रखना वो एनिमल कहलाते हैं। एनिमल मल्टी सेलुलर होने के साथ, हेट्रोटॉपिक होने के साथ, डेफिनेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स में पाए जाते हैं। डिफरेंट शेप्स होती है इनकी, और डिफरेंट साइज होता है। डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज के होते हैं। और इनकी एक इन लिस्टिंग है जो मैंने कभी ना कभी आपके सामने की थी। आज मौका पड़ रहा दोबारा इन लिस्ट कर दे रहा हूं। किंगडम पोरीफेरा, सॉरी फाइलम पोरीफेरा, आई मीन टू से फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, मैं ये पूरी लिस्ट आपको दे चुका हूं। सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लेटी हेलमेंथीज,
प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज के बाद आप लोगों ने लिस्ट ली थी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। और ये पूरा किंगडम एनिमल हमारे पास डिटेल में, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर प्लांट किंगडम। हम लोग प्लांट किंगडम के बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने पांचों किंगडम के इनिशियल्स या फिर एक्सप्लेनेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए। पांचों किंगडम के नाम एक बार फिर से साथ ध्यान से देखो। नंबर 1 इज मोनेरा, नंबर 2 इज प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई डिटेल में पढ़ा है। प्लांट और एनिमल का इनिशियल पढ़ लिए हैं, यानी प्लांट और एनिमल का डिटेल अभी पढ़ना बाकी है। तो प्लांट और एनिमल के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, लिमिटेशंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिमिटेशंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हेडिंग इसी तरीके से आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगी। फिर से बोल रहा हूं, मैंने लिखा है लिमिटेशंस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या समस्याएं हैं। लिमिटेशंस का मतलब है कि कहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो रहा है। बोलते भाई आपका तो नॉलेज लिमिटेड है, तो हम बोले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का नॉलेज थोड़ा लिमिटेड हो गया कुछ लोगों के केस में। तो मैं बता रहा हूं कि कहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो जाता है। आपको मालूम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सेलुलर बेसिस पे रखा गया है। सेलुलर बेसिस पर रखा गया है, इसका मतलब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वही लोग आएंगे जिनके पास सेल है। चाहे तो सेल यूनिसेलुलर हो तब भी चलेगा, मल्टी सेलुलर हो तब भी चलेगा। हमने बोला था यूनिसेलुलर के कितने किंगडम? 2। एक कौन? मोनेरा। एक कौन? प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर के कितने किंगडम? 3, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। तो अगर आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रहना चाहते हो तो आपके पास सेल होनी चाहिए। पहला रूल, सेल होना अनिवार्य है। लेकिन वो बोलते हैं क्या हो कि अगर ऑर्गेनिज्म ए सेलुलर हो, तो हम कहेंगे अगर ए सेलुलर आप हो तो आप 5 किंगडम में जगह नहीं पाओगे। तो अब आप कहोगे क्या कोई ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है? मैं बोलता हूं ए सेलुलर माइक्रोब है या ए सेलुलर बेटा इन्फेक्शियस लोग हैं। बोले ए सेलुलर जिनके पास कोशिकाएं नहीं है, ऐसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? बोले हाँ। बोले नाम बताओ। बोले देखो भैया, वायरस एक ऐसा प्राणी है, प्राणी नहीं बोलेंगे, वायरस एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि जिसके पास सेल नहीं होती। वायरस के अलावा वायरॉइड के पास भी सेल नहीं होती। वायरस वायरॉइड के अलावा प्रायॉन के पास भी सेल नहीं होती। इसका मतलब प्रायॉन, वायरस, वायरॉइड को 5 किंगडम में जगह मिली होगी कि नहीं मिली होगी? नहीं मिली होगी। क्यों नहीं मिली होगी? पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो था तो पूछा जाता है कि बताओ वायरस, वायरॉइड और प्रायॉन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह क्यों नहीं मिली? तो आप बोलते सर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का के जो 3 मेन बेसिस, उनमें पहला बेसिस है टाइप ऑफ सेल। और टाइप ऑफ सेल का मतलब है टाइप ऑफ सेल और नंबर ऑफ सेल। इसका मतलब सेल होना जरूरी है। और सर एक बंदा ऐसा जिसके पास और कौन? वायरॉइड और कौन? प्रायॉन। तो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन है। इसके अलावा एक और बेटा प्राणी है जो अजीब ही है। ये प्रजीव प्राणी का नाम है लाइकेन। अब आप इसे ना तो बोल सकते हो एल्गी, ना तो बोल सकते हो फंजाई। ये एल्गी और फंजाई का मिक्सचर है, तो ना हम इसको एल्गी में रख पाए ना तो फंजाई में रख पाए। तो लाइकेन भी, ऑल्दो लाइकेन इज सेलुलर, यद्यपि लाइकेन एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर प्राणी है, सेलुलर है, इसके बावजूद भी देयर इज नो प्लेस फॉर लाइकेन, नो प्लेस फॉर लाइकेन
इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से विटेकर के क्लासिफिकेशन में इन 4 लोगों की कोई जगह नहीं है। बताओ कौन कौन से 4 लोग हैं? नंबर 1 वायरस, नंबर 2 वायरॉइड, नंबर 3 प्रायन, नंबर 4 लाइकेन। तो अब हमें इन वायरस, वायरॉइड, प्रायन और लाइकेन के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कितनी डिटेल? उतनी डिटेल जो पूरी है नहीं, जो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो जो डिटेल हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे साथ चलिए। मैं जो ये हेडिंग पढ़ा रहा हूं, ये हेडिंग एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, पर आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम थी? यस, थी। ये प्रॉब्लम थी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ए सेलुलर लोगों को क्लासिफाई नहीं कर पाया। ए सेलुलर कौन कौन? नंबर 1 इज वायरस, नंबर 2 वायरॉइड, नंबर 3 प्रायन। और इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन को जगह नहीं मिल पाई। लाइकेन ऐसे प्राणी हैं जिनमें 2 चीजें होती हैं, एल्गी और फंजाई। यानी एल्गी और फंजाई, अब उसको एल्गी में रखें कि फंजाई में रखें, लोग कंफ्यूज हो गए। इसलिए 4 लोग ऐसे हुए जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, वायरस, वायराइड, प्रायन और इसके बाद लाइकेन। आइए एक एक करके सारे लोगों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वायरस। ओके, वायरसेस। वायरस का लिटरल मीनिंग होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का लिटरल मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। द नेम वायरस गिवन बाय, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी एनसीईआरटी ने खुद। ध्यान सुनना कि वायरस नाम किसने दिया, ये अपने आप में एक बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी एनसीईआरटी ने खुद। अब एनसीईआरटी की पुरानी बुक जो है वो बोलती है नेम वायरस वाज गिवन बाय, नेम वायरस वाज गिवन बाय लुइस पास्चर। ये ओल्ड एनसीईआरटी लिख दे रहा हूं, ये रहा ओल्ड एनसीईआरटी। तो जिन लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वो बोलते हैं वायरस का नाम जो दिया है वो नेम वायरस वाज गिवन बाय पास्चर। और जिन लोगों के पास नई एनसीईआरटी है तो बोलते हैं कि नेम वायरस वाज गिवन बाय डीजे आइवोनस्काई। अब हम टीचर्स और हम स्टूडेंट्स मिल करके कंफ्यूज हैं कि हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही टिक करें। पुरानी किताब के हिसाब से तो नेम वायरस वाज गिवन बाय पास्चर, और नई एनसीईआरटी की वजह से तो डीजे आइवन स्काई। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, फिर डिसाइड करते हैं कि ये नेम किसने दिया होगा। ये मैं यही रख दे रहा हूं और एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं जो रियल है, जो एक्चुअली इस दुनिया में हुई है, वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। समझने की कोशिश करिएगा। पाश्चर जो हुए हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी है, बहुत फेमस थ्योरी है, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ध्यान समझिएगा, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। अजीब चीज मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने लगा हूं, लेकिन ये कभी ना कभी आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। उस दिन आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर ये भी पूछ लिया गया। पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सो वायरस का नाम किसने दिया नहीं दिया वो तो बात की बात है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अब पाश्चर जी बोलते हैं कि दुनिया में एक थ्योरी है दैट इज नोन जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। पाश्चर जी ने कहा कि दुनिया की हर इन्फेक्शियस डिसीज, नॉट ऑल डिसीज, फिर से बोलना, हर इन्फेक्शियस डिसीज, मैंने नहीं सुना, इन्फेक्शियस डिसीज, वो डिसीज जो फैलती है एक आदमी से दूसरे आदमी में, हर इन्फेक्शियस डिसीज के पीछे कोई ना कोई जर्म जरूर है। वो कहते थे टीबी के लिए बैक्टीरिया,
टीबी के लिए बैक्टीरिया, तो वो बोलते थे कि दुनिया में हर डिसीज के पीछे कोई ना कोई जर्म है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। और पाश्चर के समय तक बैक्टीरिया वाज द स्मॉलेस्ट, जो दिखता था और जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख लेते थे। फिर तो सुनना, पाश्चर के समय तक, हमेशा के लिए नहीं बोला मैंने, पाश्चर के समय तक, पाश्चर के समय तक जो बैक्टीरिया वाज द स्मॉलेस्ट। हमने ये नहीं बोला कि स्मॉलेस्ट था ये बैक्टीरिया, मैंने बोला बैक्टीरिया वाज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन बाय पाश्चर। तो होता क्या था, किसी भी डिसीज में कौन कारक है ये पता लगाने के लिए वो एक फिल्टर लगाते थे, और इस फिल्टर का नाम था बैक्टीरिया फिल्टर। और इस बैक्टीरिया फिल्टर, मान लो मुझे एक डिसीज हुई, तो डिसीज वाली जगह का मैंने फ्लूइड निकाला, तो जहां पर डिसीज हुई है वहां पर उस डिसीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर होगा। अब वो फ्लूइड लिया और उस फ्लूइड को मैंने इस फिल्टर में डाल दिया, तो जैसे फ्लूइड में फिल्टर में डाला और अगर उसमें बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया इस फिल्टर में फंस जाते थे, यानी बाकी फ्लूइड नीचे चला जाता था, बैक्टीरिया फंस जाते थे, और फिर उस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देख लेते थे और कहते देखा आपको बैक्टीरियल डिसीज है। टीबी का बैक्टीरिया मेरे लंग्स में हो तो लंग्स का फ्लूइड निकाला जाएगा, मेरे लंग्स का फ्लूइड निकाला जाएगा। अब उस लंग्स के फ्लूइड को बैक्टीरिया के फिल्टर में छन्नी की तरह डाला जाएगा, चाय जैसे छानते हैं, तो बाकी चीज छन जाएगी, बैक्टीरिया फंस जाएंगे। इस फिल्टर का नाम है बैक्टीरिया फिल्टर। तो उसमें बैक्टीरिया फंस जाएंगे, वो जो फंसे हैं उनको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा और पता चलेगा यस, देखा लंग्स में टीबी नाम की बीमारी हुई थी, उसका कारण कौन है? बैक्टीरिया। ओके, अब एक बीमारी होती थी पौधों में, अब मैं यहां पर हटा रहा हूं कि किसने नाम दिया, एक बीमारी होती थी पौधों में और इस पौधे का नाम था टोबैको। ध्यान सुनना, टोबैको। और टोबैको नाम का जो प्लांट था, इस टोबैको नाम के प्लांट की पत्तियों में बेटा चकत्ते पड़ जाते थे, दैट इज नोन एज मोज़ैक डिसीज। क्या नाम रहेगा? मोज़ैक डिसीज। मोज़ैक डिसीज, तो पूरा नाम इस डिसीज का नाम था टोबैको मोज़ैक डिसीज। टोबैको मोज़ैक डिसीज। तो लोगों ने कहा कि अगर जर्म थ्योरी सही है, अगर जर्म थ्योरी सही है और इस मोज़ैक में कोई ना कोई जिसकी वजह से डिसीज है, तो आओ इसका एक, ठीक। तो होता क्या था कि डीजे आइवोनस्काई नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम अभी अभी एनसीईआरटी ने लिखा है, डीजे आइवोनस्काई। डीजे आइवोनस्काई ने टोबैको मोज़ैक डिसीज यानी टोबैको मोज़ैक डिसीज में काम किया। और टोबैको मोज़ैक डिसीज को ध्यान समझना, टोबैको मोज़ैक डिसीज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया फिल्टर में डाला, और बैक्टीरिया फिल्टर में जब ये मटेरियल डाला तो कोई चीज फंसी ही नहीं, यानी पूरा फिल्टर क्रॉस हो गया। इसका मतलब पाश्चर गलत है, और अगर पाश्चर सही है तो दुनिया में कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है, ध्यान सुनना, जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा। बैक्टीरिया फिल्टर में बैक्टीरिया फंसते हैं या बैक्टीरिया से बड़ा आदमी फंस जाएगा, यानी चाय की छन्नी में चाय फंसेगी, दूध निकल जाएगा। चाय से बड़ी चीज भी अगर कोई कंकड़ डालो वो भी फंस जाएगा, लेकिन चाय की पत्तियों से छोटा कोई मटेरियल होगा, फंसेगा कि नहीं फंसेगा? नहीं फंसेगा। तो इन्होंने देखा मोज़ैक डिसीज का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, तो वो बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर जाता। संचित आया था, चला गया। ओके, सो हम लोग इस पॉइंट में थे। ओके,
तो हम लोग इस पॉइंट पर थे कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक माइक्रोब, जो कि एक जर्म होना चाहिए, वो बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर गया। इसका मतलब वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया था, तभी तो अगर बैक्टीरिया से बड़ा होता तो फंस जाता। अब आइवोन स्काई ने इसी बंदे को पॉइजनस फ्लूइड कहा। आइवोन स्काई ने इसी को पॉइजनस फ्लूइड कहा। तो अब बताओ, पॉइजनस फ्लूइड दैट इज वायरस, दिस नेम वाज गिवन बाय डीजे आइवोन स्काई। अब पॉइजनस फ्लूइड के साथ साथ किसी ने इसका नाम वायरस रख दिया तो बोलते हैं पाश्चर। और ये कंट्रोवर्सी हर टीचर के पास फंसी हुई है। हम टीचर क्या करते हैं कि जो नई, यहां पर पाश्चर का भी रोल है, आइवोन स्काई का भी रोल है। पाश्चर कहते हैं कि बैक्टीरिया से छोटा कुछ हो नहीं सकता, और हर डिसीज के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है, और वो एक बैक्टीरिया फिल्टर लगाते हैं। और आइवोन स्काई दिखाते हैं कि आपके बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस करके जाने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? उन्होंने कहा ये कोई पॉइजनस फ्लूइड है। और देखा किसी ने नहीं, ना पाश्चर जी ने देखा, ना आइवोन स्काई ने देखा। अच्छा, अब एक और कहानी है जो सुननी है। अब ये दो लोग आपस में लड़ ही रहे हैं कि पाश्चर लड़ रहा है, आइवोन स्काई लड़ रहा है। वायरस वो कह रहा है कि कोई ना कोई जर्म होना चाहिए, उन्होंने कहा जर्म नहीं मिल रहा, बैक्टीरिया फिल्टर को भी क्रॉस कर जाता है, उसका नाम इन्होंने पॉइजनस फ्लूइड रख दिया। किसने? आइवोन स्काई ने। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं इसी बीच में, एम.डब्ल्यू. बीजेरिंग। इनका नाम याद रखिएगा, एम.डब्ल्यू. बीजेरिंग। वो कहते हैं सब बकवास है। बोलते हैं कि इस डिसीज में किसी जर्म की जरूरत ही नहीं, डिसीज में कोई जर्म है ही नहीं, डिसीज अपने आप किसी दूसरी वजह से हो रही। तो होते क्या, वो करते क्या है, इस डिसीज के इन्फेक्शियस प्लांट का, याद रखना, इन्फेक्शियस प्लांट का एक फ्लूइड बनाते हैं। सॉरी, इन्फेक्शियस, इन्फेक्टेड प्लांट। इस इन्फेक्टेड प्लांट का एक फ्लूइड बना देते हैं, फ्लूइड बना देते, लिक्विड फ्लूइड बनाते हैं, यानी पत्तियों का एक मिक्सचर बना देते हैं जिनमें इन्फेक्शन। और उस इन्फेक्टेड फ्लूइड को, जिसमें पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इन्फेक्टेड प्लांट को नॉर्मल प्लांट में डाल देते हैं, द नॉर्मल टोबैको प्लांट। फिर सुनो, एम.डब्ल्यू. बीजेरिंग टोबैको मोजैक डिसीज वाला ऐसा प्लांट जिसमें टोबैको मोजैक डिसीज है, उसकी पत्तियों का एक फ्लूइड बनाते हैं और बोलते हैं कि अगर इस फ्लूइड में माइक्रोब है, वाकई इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से छोटा है, जिसे पॉइजनस फ्लूइड तुम कह रहे हो। कौन कह रहा? आइवोन स्काई। तो वो बंदा नई पत्तियों को भी इन्फेक्ट कर देना चाहिए। अब एम.डब्ल्यू. बीजेरिंग जब नई पत्तियों पर, यानी नॉर्मल प्लांट की पत्तियों पर डालते हैं, तो नॉर्मल पत्तियों पर भी मोजैक वायरस डिसीज हो जाती है। तब बीजेरिंग कहते हैं यस, जिसे आप पॉइजनस फ्लूइड कह रहे हो वो एक्चुअली इन्फेक्शियस है। और इन्फेक्शियस को उन्होंने लैटिन में शब्द दिया कॉन्टेजियस, और इसलिए इन्होंने दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये नाम दिया इन्होंने। अब इसको भी रट्टा नहीं मारना है। वो बोलते हैं एक ऐसा फ्लूइड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखता है, वाइवम का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखता है, और जो कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस का मतलब इन्फेक्शियस है। यानी अगर मैं खराब पत्तियों का वो फ्लूइड निकालकर अच्छी पत्तियों में डालूं तो अच्छी पत्तियां भी डिसीज्ड हो जाती हैं। अब 3 साइंटिस्ट हो गए। दूसरे साइंटिस्ट आइवोन स्काई, तीसरे साइंटिस्ट बीजेरिंग, और देख कोई नहीं पा रहा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा। ये कह रहे कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ये कह रहे कि बैक्टीरिया सबसे छोटा है। बीजेरिंग कह रहे तुम्हारी बैक्टीरिया के फिल्टर को क्रॉस कर जाने वाला कोई पॉइजनस फ्लूइड है, और वो कह रहे कि हाँ कुछ तो है जो कि जिंदा है, फ्लूइड है और इन्फेक्शियस है। That is known as contagium fibum fluidum. Yes, there is something which is contagious, living fluid. और कोई भी बंदा पता नहीं कर पा रहा कि वो है क्या। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, W.M. स्टैनले, याद रखना आपके बुक में दिए गए हैं W.M. स्टैनले। और W.M. स्टैनले वो पहले बंदे हैं जिन्होंने उस वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में पकड़ा, क्रिस्टल फॉर्म बनाया, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस क्रिएट किया, और फिर वायरस की स्टडी की गई कि एक्चुअली वायरस क्या है, यानी वायरस एक्चुअली क्या है। मानो ये बैक्टीरिया से छोटा है,
माना ये बैक्टीरिया के फिल्टर को क्रॉस कर जाता है, माना ये डिसीज करता है, टोबैको मोज़ेक डिसीज, माना कि ये इन्फेक्शियस फ्लूइड है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, तो भैया ये क्या है, ये कैसा है? तो इन्होंने पहली बार क्रिस्टल बनाए। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्रिस्टल लिविंग चीजों के बनते हैं कि डेड चीजों के? डेड। किसी भी केमिकल के क्रिस्टल बनते हैं। तो लोगों ने देखा वायरस कोई लिविंग चीज है ही नहीं, ये क्रिस्टल फॉर्म में एक बेटा प्रोटीन और डीएनए या प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का समूह है। बाद में इसकी स्टडी की गई। पर बेटा इतना सारा रायता फैलाकर, इतनी सारी समस्या फैला करके मैंने आपको क्या सिखाया? 4 साइंटिस्ट। पहला साइंटिस्ट पाश्चर, दूसरा साइंटिस्ट आइवन स्काई, तीसरा साइंटिस्ट M.W. बीजरिंग, चौथा साइंटिस्ट WM स्टैनले, और सबका अपना काम। पाश्चर ये कहता है कि बेटा कोई भी चीज के डिसीज के पीछे एक ना एक माइक्रोब जरूर है, दैट इज नॉट जर्म थ्योरी। और इन्होंने कहा अब तक मुझे जो ज्ञात है वो सबसे छोटी चीज क्या है? बैक्टीरिया। और इनके पास एक फिल्टर था, फिल्टर का नाम बैक्टीरिया फिल्टर। फिर एक डिसीज हुई टोबैको मोज़ेक डिसीज। टोबैको मोज़ेक डिसीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर गया, और बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर गया इसका मतलब वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, तभी वो क्रॉस कर गया। तब उसका नाम रखा गया पॉइजनस फ्लूइड। और इसी पॉइजनस फ्लूइड को वायरस किसने कहा? मे बी पाश्चर, मे बी आइवन स्काई। आइवन स्काई ने तो इसका नाम रखा था पॉइजनस फ्लूइड। तो अब कंट्रोवर्सी से बचने का समय आ गया है। क्या मानेंगे? जो नई बुक है, आपकी बुक जो है वो अगर नई बुक है तो उसमें आइवन स्काई है। अच्छा, अदरवाइज वायरस शब्द तो कई ने दिया, लेकिन पॉइजनस फ्लूइड नाम का शब्द किसने दिया? आइवन स्काई देते हैं। फिर किसी ने कहा कि वाकई क्या कोई ऐसी चीज है जो इन्फेक्शियस हो सकती है? तो उन्होंने कहा यस, डिसीज वाली पत्तियों को अगर हम लोग नॉर्मल वाली पत्तियों में डालें तो क्या नॉर्मल प्लांट भी इन्फेक्ट हो जाएगा? यस। तब नाम रखा गया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। बाद में इसके क्रिस्टल बनाए किसने? WM स्टैनले। अब हम लोग वायरस की उस संरचना को देखने जा रहे हैं, क्रिस्टल फॉर्म की संरचना को देखने जा रहे हैं। तो चलिए वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। वायरस, जब हम वायरस के क्रिस्टल को देखते हैं तो वायरस इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। 2 चीजों का मेनली वायरस बना हुआ है। एक बना हुआ है बेटा वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन कवरिंग, और वायरस की इस प्रोटीन कवरिंग को हम नाम देते हैं कैप्सिड। और दूसरा वायरस में पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में या तो मिलेगा डीएनए या तो मिलेगा आरएनए, नेवर बोथ। अभी तक आपके नॉलेज में मैं बता दूं, नेवर बोथ, यानी आपके लेवल तक डीएनए और आरएनए में कोई एक, या तो डीएनए या तो आरएनए, नेवर बोथ। पर जब आप एमबीबीएस कर रहे होगे तो हो सकता है कुछ वायरस आपको ऐसे मिले, तब आप मुझे गाली दें कि सर इस वायरस में तो डीएनए आरएनए दोनों है। अभी तक आपके नॉलेज के लिए वायरस एक क्रिस्टल फॉर्म का स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन कवरिंग है और न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए है या तो आरएनए है। ऐसे एक वायरस का रे डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोग यहां देखिए, देयर इज अ वन वायरस, कोई भी नॉर्मल नाम ले लीजिए, ये एक वायरस है जिसकी अपनी एक कवरिंग है। तो ये जो कवरिंग है इस वायरस की, ये कवरिंग बनी है बेटा प्रोटीन की, और प्रोटीन की इस कवरिंग को हम नाम देते हैं कैप्सिड। याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। दूसरी चीज इसके अंदर है न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान सुनना, वायरस में देयर इज अ नो प्रोटोप्लाज्म। पता नहीं कितने लोग इस बात पढ़ पाएंगे, वो हीरो है।
कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म, देयर इज नो मेटाबॉलिज्म, और अगर इसके पास अपनी कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं है तो याद रखना ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ या नॉन लिविंग चीज हो गई। फिर तो सुनो, इसके पास कैप्सिड है, इसके पास न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं है, और जिसके पास मेटाबॉलिज्म नहीं है वो जिंदा नहीं है। याद रखो, लिविंग होने की मेन कंडीशन मेटाबॉलिज्म। आपने डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिनके पास मेटाबॉलिज्म नहीं है वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब वायरस जब तक बाहर पड़ा हुआ है तब तक नॉन लिविंग है। अब ध्यान सुनना, यही वायरस एक लिविंग सेल के अंदर घुस गया। ये मेरी सेल है, लेट्स सपोज दिस इज माय सेल। ये लिविंग सेल है, होस्ट की सेल। मान लीजिए सुनील सर की बॉडी की सेल है, सुनील सर इज द होस्ट। इस होस्ट के पास अपना न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर, ये रेड डायग्राम है जो मैं बना रहा हूं, नॉट द रियल डायग्राम, इसके अंदर वायरस घुस चुका है। अब इसके अंदर जो वायरस घुस चुका है वो क्या करेगा? उस वायरस के पास अपना डीएनए है, याद रखना, वायरस के पास अपना न्यूक्लिक एसिड है, और ये वायरस जो डीएनए है ये सेंट्रल डॉगमा फॉलो करेगा, डीएनए से एमआरएनए, याद रखना, और एमआरएनए से प्रोटीन। अब आप कुछ लोग बेटा कंफ्यूज हो गए कि सर ये किसका डीएनए की बात कर रहे हैं? सर ये वायरस के डीएनए की बात कर रहे हैं। तो वायरस का अपना डीएनए है, वायरस के डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन। अब आप बोलोगे जब बाहर था तो क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए चाहिए एंजाइम। क्या चाहिए? एंजाइम। और एंजाइम प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और इसके पास प्रोटोप्लाज्म है नहीं, लेकिन होस्ट के साइटोप्लाज्म में एंजाइम है। तो ये होस्ट के साइटोप्लाज्म के एंजाइम को यूज कर करके डीएनए से बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन से बनाएगा एंजाइम। यानी ये अपने एंजाइम पैदा करेगा, यानी होस्ट के एंजाइम को यूज करके अपने एंजाइम पैदा करेगा, और एंजाइम हो गया तो मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगी। यानी अजीब प्राणी है कि ये अपनी मेटाबॉलिज्म तभी करेगा जब ये किसी होस्ट के अंदर होगा। इसका मतलब जब ये होस्ट के अंदर चला जाएगा तब ये लिविंग हो जाएगा। बोले सर आप ही कंफ्यूज हो, पहले आप बोलते हो ये नॉन लिविंग है और होस्ट के अंदर लिविंग, एंड दैट्स व्हाई वायरस इज नोन एज, माय डियर, वायरस इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन living and non-living। इसका मतलब वायरस अगर किसी बॉडी से बाहर है, किसी सेल से बाहर है, तो कैसा है? नॉन लिविंग। और वही वायरस जब किसी सेल के अंदर चला गया तो वो लिविंग होगा। और वायरस सेल के अंदर जाकर करेगा क्या? अपने डीएनए से, वायरस का अपना न्यूक्लिक एसिड है, उस डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, मेटाबॉलिज्म चालू कर देगा, अपनी मेटाबॉलिज्म चालू कर देगा। यानी वायरस अपनी खुद की मेटाबॉलिज्म कर सकता है, लेकिन सेल के बाहर की, सेल के अंदर इसके लिए होस्ट होना जरूरी है। और इसीलिए बोलते हैं इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये बिना सेल के कभी भी जिंदा रह ही नहीं सकता, यानी इसको होस्ट की सेल चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। हर वायरस को एक ऐसा होस्ट चाहिए जिसकी सेल के अंदर घुस करके वायरस उसके मैकेनिज्म को, उसके एंजाइम को यूज करके अपना काम करने लगे। और इस तरीके से वायरस अपना काम करता है, लेकिन किसको गुलाम बना करके? होस्ट के एंजाइम को गुलाम बनाकर, होस्ट के प्रोटोप्लाज्म को गुलाम बनाकर। तो कोई बोले वायरस का अपना प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वायरस की अपनी मेटाबॉलिज्म नहीं है। वायरस लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग कब? आउटसाइड द सेल। पर वही वायरस जब सेल के अंदर घुस गया तो क्या उसका अपना डीएनए, अपने एंजाइम पैदा कर लेगा? यस।
क्या अपनी मेटाबॉलिज्म पैदा कर लेगा? यस। और मेटाबॉलिज्म पैदा कर लेगा तो क्या हो जाएगा? लिविंग। तो सेल के अंदर लिविंग, सेल के बाहर, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब होस्ट होना वायरस के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट होस्ट वायरस कैन नॉट लिव। और होस्ट की भी क्या? सेल। इसका मतलब इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर का पैरासाइट। इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब होस्ट से जुड़ी हुई 3 बातें एनसीईआरटी ने बड़ी अच्छी तरीके से लिखी हैं। आप इसे समझ लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूं बार बार रिवाइज करने के बाद। से लिखी हुई बातें बेटा, बोला गया है कि वायरस इट इज नॉन लिविंग। मैं लिख दे रहा हूं नॉन लिविंग, लेकिन वायरस को चाहिए होस्ट, और होस्ट सेल। अब होस्ट कुछ भी हो सकता है। अब होस्ट क्या क्या हो सकता है ये याद रखने की जरूरत है। होस्ट में भी प्लांट सेल, होस्ट प्लांट सेल हो सकती है, यानी ये प्लांट सेल के अंदर घुस सकता है। कौन? वायरस। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस किस प्लांट के अंदर घुसा? टोबैको प्लांट के अंदर। इसका मतलब वो वायरस प्लांट को अटैक कर रहा है, यानी उसके लिए होस्ट कौन हुआ? प्लांट। होस्ट में भी एनिमल सेल, यानी होस्ट एनिमल सेल हो सकती है। एंड द होस्ट में भी बैक्टीरियल सेल इटसेल्फ। होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, यानी वायरस प्लांट पे अटैक कर सकते हैं, वायरस एनिमल की सेल पर अटैक कर सकते हैं, और वायरस बैक्टीरिया पर भी अटैक कर सकते हैं। यानी वायरस कैन अटैक अपॉन प्लांट, वायरस कैन अटैक अपॉन एनिमल, वायरस कैन अटैक अपॉन द बैक्टीरिया। और इस तरीके से 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं वायरस की। पहला कैटेगरी है दैट इज नोन एज प्लांट वायरस, इट इज नोन एज प्लांट वायरस। दूसरा है एनिमल वायरस, कई बार इन्हें बोलते हैं फाइटोविरिडी। तो ये नाम एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा पढ़ाने का। एनिमल के लिए जूविरिडी। और तीसरे तरीके के जब वो बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, दीज आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। आधे बच्चों से जब मैं पूछता हूं बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो वो मुझे बताते हैं बैक्टीरिया। नो, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच अटैक अपॉन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज इज नथिंग बट इट इज अ वायरस विच अटैक अपॉन द बैक्टीरिया। वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करें, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। सो प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियल वायरस, दैट इज बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब फैगोसाइटोसिस, और बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को खा जाए ऐसा वायरस, जो बैक्टीरिया को मार दे ऐसा वायरस, जो बैक्टीरिया को मार दे, दैट वायरस इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। जो प्लांट पे अटैक करे दैट इज नोन एज प्लांट वायरस, और जो एनिमल पे अटैक करे वो एनिमल वायरस। अब ध्यान से सुनना, जो एनसीईआरटी की लाइन है जिससे क्वेश्चन एक ना एक दिन वायरस होते हैं। द प्लांट वायरस जनरली हैव आरएनए, और वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन देयर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए। पहले बोला था मैंने, किसी भी वायरस में 2 चीजें होती हैं, एक होती है प्रोटीन, किसी भी वायरस में 2 चीजें होती है, प्रोटीन जो कैप्सिड बनाता है, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या तो आरएनए। तो कब आरएनए और कब डीएनए होते हैं उसका एक जनरल आइडिया है, ये एब्सोल्यूट आइडिया नहीं है। यानी प्लांट वायरस में हैव डीएनए बट मोस्ट ऑफ द टाइम, यहां पर लिख दे रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, और फिर तुम गड़बड़ कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए टोबैको मोज़ेक वायरस, ध्यान सुनना, टोबैको मोज़ेक वायरस स्टैंडर्ड आरएनए भी रख सकते हैं, एंड इट मे हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी रख सकते हैं। तो एनिमल वायरस सबसे ज्यादा वैरायटी वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल वायरस आर द मोस्ट डाइवर्स वायरस। यानी एनिमल पर अटैक करने वाले वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रख सकते हैं। कोरोना वायरस, ओके। अब आपको बोला जाए एड्स वायरस, आपने पढ़ा होगा एड्स वायरस, रेट्रो वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो हेपेटाइटिस वायरस, डीएनए वायरस, ये सब हो सकते हैं, तो याद रखना पड़ेगा। तो एनिमल वायरस कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए. And now the bacteriophage, most of the time they have the double stranded DNA. एंड ये लाइन एनसीईआरटी पेज नंबर 26 में है। आप अगर अंडरलाइन करोगे तो बेहतर रहेगा। पेज नंबर 26 में आपके सामने ये लिखा हुआ होगा। तो इससे कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, कभी ना कभी एग्जामिनर के दिमाग में जरूर आएगा कि हम बताते तो हैं कि वायरस कैन हैव they have protein as a covering known as capsid, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या तो आरएनए, नेवर बोथ। कब आरएनए कब डीएनए, उसकी एक लिस्ट है। जनरली प्लांट वायरसेस जो प्लांट पे अटैक करते हैं, दे हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एनिमल वायरसेस में हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए में हैव डबल स्ट्रैंड डीएनए, एंड बैक्टीरियल वायरस दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफेज, they may have double stranded DNA. Okay, now the structure of virus हटाता हूं मैं। now the structure, और स्ट्रक्चर के लिए एनसीईआरटी पेज नंबर 26 आप फिर से विजिट करें, और उसमें इन्होंने फिर से बताया है कि द वायरस हैव कवरिंग, इनके पास कवरिंग है, and the covering is made up of protein, and this covering is known as capsid. जैसे मैं बोलूं कि एक वायरस है, इसकी अपनी कवरिंग है, तो बोलते हैं जो कैप्सिड्स हैं, दिस कवरिंग दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट। कैप्सिड भी स्मॉलर यूनिट से बनी हुई है, and these smaller unit are known as capsomeres. जैसे आपकी एनसीईआरटी ने टोबैको मोज़ेक वायरस की कैप्सोमियर दिखाई है, टोबैको मोज़ेक वायरस ऑल्सो नोन एज टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, इट इज अ प्लांट वायरस। इसकी इन्होंने कैप्सोमियर दिखाई है, इन्होंने छोटे छोटे कैप्सोमियर दिखाए लाइक दिस। तो ये पूरी कवरिंग तो हो गई कैप्सिड, लेकिन इसमें इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज कैप्सोमियर। और बताया गया है कि कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और याद भी रखना कि इन कैप्सोमियर से जो कैप्सिड बनी है, दिस में है वेरियस सिमेट्री, बहुत अलग अलग तरीके की सिमेट्री हो सकती है। जैसे कैप्सिड की सिमेट्री टीएमवी में है, टीएमवी में होती है हेलिकल, वहां पर उन्होंने आरएनए भी हेलिकल दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर उन्होंने आरएनए भी बना के रखा हुआ है हेलिकल। लेकिन अगर सिमेट्री की बात करें आप, और सिमेट्री की बात करते करते आप बात करें सर बैक्टीरियोफेज के, तो बैक्टीरियोफेज की जो कैप्सिड की सिमेट्री है दैट इज पॉलीहेड्रल। उसी के बगल में उन्होंने पॉलीहेड्रल लाइक दिस, इस तरीके की कैप्सिड बना करके रखी हुई है, एंड दिस इज नथिंग बट पॉलीहेड्रल कैप्सिड।
तो कैप्सिड की सिमेट्री में भी हेलिकल, में भी पॉलीहेड्रल, में भी राउंड, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनके अंदर प्रेजेंट डीएनए और आरएनए का एक लिस्ट है। मेरे साथ डिस्कस करो। जनरली, नॉट ऑलवेज, प्लांट वायरस हैव single stranded RNA, animal virus have single strand RNA, double stranded RNA, double stranded DNA, and the bacteriophage have generally double stranded DNA. And these are some symmetries. वायरस से जुड़ी जितनी मैक्सिमम बातें हो सकती थी मेरे लेवल पर और एनसीईआरटी के लेवल पर मैंने डिस्कस किए। 4 साइंटिस्ट, केवल नाम बोल दो, पास्चर, डीजे आइवन स्काई, बीजेरिंग एंड स्टैनले। सबके काम बिल्कुल सही है। क्रिस्टल किसने बनाया? स्टैनले। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूटम किसने कहा? बीजेरिंग। नाम पॉइजनस फ्लूट किसने दिया? पॉइजनस फ्लूट तो बेटा डीजे आइवन स्काई। वायरस, देयर इज अ कंट्रोवर्सी। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक इट इज डीजे आइवन स्काई, और अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक इट इज पास्चर। तो हम क्या लगाएं? डीजे आइवन स्काई, क्योंकि नया जो है वो मॉडिफाइड है, तो हम लोग डीजे आइवन स्काई क्योंकि नई बुक को मान के चलेंगे। अच्छा भाई, इस तरीके के बाद डीएनए और आरएनए का समूह, और इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे डीएनए और आरएनए हो सकता है। चलिए अब हम लोग वायरस को बाय बाय करने के बाद छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, वायरॉइड। (1971) एक साइंटिस्ट हुए टीओ डीनर। इन्होंने वायरॉइड की डिस्कवरी की, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर में ये पूछ लिया जाता है। अच्छा, जितने लोग भी इन चीजों को लर्न करना चाहते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है, इसको समझने की कोशिश करिए। आप पूरी तरीके से मेरी तरफ कंसंट्रेट करिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि देयर आर वन टर्म नोन एज वायरस। ध्यान से देखिए, मैंने वायरस के लिए बाहर बोला प्रोटीन। अब आप इसे वायरस, कौन सा वायरस नहीं, मैं जनरल वायरस की बात कर रहा हूं, तो अभी कोई भी इसे कैप्सिड और कैप्सोमियर नहीं कहेगा। बाहर वाला लेयर प्रोटीन, अंदर वाला डीएनए और आरएनए कोई नहीं बोलेगा, केवल बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। ओके, आप लोग आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। दोबारा लिंक करिए आप। टेक्निकल मिस्टेक की वजह से थोड़ा लिंक खराब हुआ, दोबारा आइए आप लोग। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूं, आप लोग को जैसा भी मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में उसमें देखिएगा आप लोग। तो देखिए, मैंने आपको बोला कि जो वायरस है इसमें 2 पार्ट है, एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड। अगर वायरस को मैं तोड़ दूं तो न्यूक्लिक एसिड अलग आ जाएगा। मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड अलग आ गया, और प्रोटीन अलग फॉर्म में एबनॉर्मली फोल्डेड हो गई, एबनॉर्मली फोल्डेड हो गई। न्यूक्लिक एसिड अलग पड़ गया और प्रोटीन जो हो गई वो एबनॉर्मली फोल्डेड अलग पड़ी। तो वो वायरस जो इन टोटल में इंफेक्शियस था, वो अपने पार्ट में भी इंफेक्शियस होता है। समटाइम न्यूक्लिक एसिड इटसेल्फ इज इंफेक्शियस, ये भी इंफेक्शियस है। एंड सम ओके, और जो इंफेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है इसे नाम देते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज वायरॉइड। सो अगर मुझे वायरस आता है, मैं जानता हूं वायरस, तो वायरस में 2 ही चीजें थी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, और वायरस टूट करके प्रोटीन अलग हो गया, न्यूक्लिक एसिड अलग हो गया। तो प्रोटीन भी इंफेक्शियस है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं प्रायोन, ये भी नॉन सेलुलर है,
और न्यूक्लिक एसिड भी इन्फेक्शियस है जिसका नाम हम लोग रहे वायरॉइड। तो कल को अगर मैं पूछूं कि वायरॉइड क्या है तो आप बोलोगे इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, दैट्स इट, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनर इन 1971। टीओ डीनर 1971 में डिस्कवर किए थे। अगर आप इतना सीख जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो आज की क्लास में यही एंड कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मामला प्रॉब्लम कर रहा है। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है लेकिन सारे लोगों तक पहुंच नहीं रहा, जितने लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम आगे कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो वायरॉइड को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है, वायरॉइड दोबारा पढ़ाऊंगा। इसके बाद बचा हुआ प्रायन दोबारा पढ़ाऊंगा, लाइकेन दोबारा पढ़ाऊंगा। सो कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ऑल्दो मैं आधा घंटा पहले एंड कर रहा हूं, उसका कारण ये है कि कनेक्शन पूरी तरीके से सेटअप नहीं हो रहा और मुझे ये विश्वास नहीं है कि ये टॉपिक कैसा जाएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।